हिमाचल की तमाम खबरों को तफसील से जानेंगे, उससे पहले इस वक्त की बड़ी खबर जम्मू कश्मीर से आ रही है, इसका रुख कर लेते हैं। जम्मू कश्मीर प्रशासन का एक बड़ा फैसला सामने आया है। निजी स्कूलों को दिशा निर्देश दिए गए हैं, दुकान से बुक्स यूनिफॉर्म खरीदने के लिए बाध्य ना करें निजी स्कूल। ये बड़ा फैसला है जम्मू कश्मीर प्रशासन का। किताबें यूनिफॉर्म खरीदने के लिए पेरेंट्स को मजबूर ना किया जाए। इस हवाले से न्यूज़ 18 JKLH ने खबर भी चलाई थी, जिसमें पेरेंट्स काफी परेशान होते हुए दिखाई दिए थे। साथ ही साथ जब स्कूलों की तरफ से कहा जाता है कि स्पेसिफिक दुकान से आप किताबें और यूनिफॉर्म खरीदें, तो वहां पर हम देखते थे कि रश भी काफी दिखा और कई लोगों की तबीयत खराब होने की भी खबर हमें मिली थी। एक विस्तृत रिपोर्ट हमने न्यूज़ 18 JKLH पर चलाई थी। तो जम्मू कश्मीर प्रशासन ने इस हवाले से बड़ा फैसला लिया है। वो फैसला ये है कि निजी स्कूलों को निर्देश दे दिए गए हैं कि दुकान से बुक्स यूनिफॉर्म किताबें खरीदने के लिए मजबूर ना किया जाए। हमारे साथ हमारे संवाददाता शब्बीर मीर जुड़ रहे हैं इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ, क्योंकि उन्हीं के जरिए एक रिपोर्ट हम तक पहुंचाई गई थी। और हमें याद है शब्बीर की उस रिपोर्ट के जरिए आपने बताने की कोशिश करी थी कि पेरेंट्स किस हद तक परेशान हो रहे हैं, एक दुकान पे भीड़ लग जा रही है। किस हद तक निजी स्कूलों की तरफ से पेरेंट्स को मजबूर किया जाने लगा था, जिसके बाद अब जम्मू कश्मीर प्रशासन ने यह फैसला लिया है? जी बिल्कुल, ये बहुत बड़ी परेशानी यहाँ पे थी। एक तो किताबें आप कौन सी लेनी है और कहाँ से लेनी है, और इसके नाम पे बड़ी तिजारत चल रही थी। हम मुसलसल इस मामले पे लगे रहे, मिशन मोड पे डिस्ट्रिक्ट से भी रिपोर्ट्स आई और यहाँ से भी हमने कई बार डायरेक्टरेट भी अप्रोच किया, लेकिन वादे वो दिला रहे थे लेकिन एक कंक्रीट पॉलिसी नहीं थी। अब की बार उन्होंने किया यह है कि सर्कुलर दोनों तरफ से, एक तो ये कि पढ़ाएंगे क्या स्कूलों में, निजी स्कूलों में पढ़ाया वही जाएगा जो बाकी सरकारी स्कूलों में जिस बोर्ड के साथ वो वाबस्ता है। मिसाल के तौर पर अगर आपका स्कूल जम्मू कश्मीर बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन के साथ उसकी एफिलिएशन है, तो सिलेबस और किताबें वही पढ़ाई जाएंगी, उसके अलावा कुछ भी नहीं। दूसरा ये कि आप ये कहाँ पे होंगे ये किताबें या वर्दियां, इसके नाम पे बड़ी लूट चल रही थी एक तरीके से। आप अपने पब्लिशर, हर स्कूल ने एक अपना पब्लिशर दे के रखा था और उसकी किताबों को एक कुछ खास दुकानों पे रखा जा रहा था। वर्दी के नाम पे भी काफ़ी परेशानियां, हर साल आप वर्दी तब्दील कर रहे हैं और जो एक प्रेशर वालिदैन पे भी कि उन्हें खर्चा ज़्यादा करना पड़ता है और बच्चों पे भी। अब हुआ यह है कि एक तो ये क्लियर कर दिया गया है कि आपको किताबें सिर्फ उसी बोर्ड की पढ़ानी होंगी, वही किताबें वालिदैन को लेनी होंगी, खरीदनी होंगी जिस बोर्ड के साथ आप वाबस्ता हैं। एक बात क्लियर हो गई, ये पहले भी सरकार ने क्लियर किया था कि सिलेबस अब वही रहेगा जो सरकारी स्कूलों का सिलेबस है। दूसरा ये कि आप किताबें, अब इससे ये होगा ये कि पहले ये होता था कि अगर आपने अलग सिलेबस पढ़ाना है तो हर स्कूल ने अपना अपना सिलेबस तरतीब दिया था और अपने अपने पब्लिशर लाके वो किताबें अपने मनपसंद की दुकानों पे बेचते थे, एक तरीके से डायरेक्ट या इनडायरेक्ट करके। उसके नतीजे में जो परेशानियां होती थी वो वालिदैन को और बच्चों को भी। उसके साथ अब जोड़ा गया है कि जो पॉलिसी एक है NEP नेशनल एजुकेशन पॉलिसी की, जो पूरे तरीके से स्कूल बैग कितना होना चाहिए, वजन उसका बच्चों पे ज्यादा ना हो, उसको तय करने के लिए पूरा एक सिस्टम है। और अब ये पूरा CEO से लेकर जोनल एजुकेशन ऑफिसर तक पूरा एक सिस्टम, मॉनिटरिंग सिस्टम रहेगा जो ये तय करेगा कि आपका सिलेबस वही हो, जो सरकारी स्कूलों की किताबें हों, आप बच्चों को उनके जमात के हिसाब से उनका वजन, बैग का वजन जिसे हम कहेंगे, एक रूल बना था 8A 2010 में 8 बना था, उसको 8A मॉडिफाई किया गया था बाद में कि वजन किस क्लास का, किस बच्चे का कितना स्कूल बैग का होना चाहिए। अब ये पूरी तरह तय कर दिया गया है और अब की बार ये उम्मीद है कि अब इस पे अमल होगा, और जब अमल होगा तो वालिदैन एक्स्ट्रा खर्चे से बचेंगे, ज्यादा प्रेशर उन पे नहीं रहेगा इकोनॉमिकली, और फिर जो बच्चों की जो सेहत है उस पे असर नहीं होगा, और दूसरा ये जो तिजारत गलत तरीके से हो रही है वो नहीं होगी। जी यूनिफॉर्म, किताब, बुक्स के हवाले से आपने बात कही, यूनिफॉर्म के हवाले से क्या इस निर्देश में जो हुक्मनामा जारी किया गया जम्मू कश्मीर प्रशासन की तरफ से, क्या यह भी कहा गया है कि स्कूल हर साल ड्रेस यूनिफॉर्म जो है वो चेंज नहीं करवाएंगे? क्या इस हवाले से भी कुछ निर्देश दिए गए हैं?
देखिए यूनिफॉर्म ये तो पॉइंट नहीं किया गया है, लेकिन साफ कहा गया है कि आप वर्दियां और किताबों के नाम पे कोई बिजनेस नहीं कर सकते। हाँ। आप किसी खास जगह पे ये मुयसर नहीं रख सकते। देखिए वो तब्दील क्यों करते थे, कई स्कूल क्या करते थे, वो तब्दील इसलिए करते थे कि उनकी जो मनपसंद दुकानें हैं उन पे लोग खरीदने जाए, उनकी खरीदारी ज्यादा हो। जब आप उनसे ये कहते हैं कि आप अपनी मन अब हाँ और अपनी बिल्कुल कमीशन नहीं, सीधे तौर पे कुछ स्कूलों के तो दुकान चलते थे, वो नाम किसी और के थे लेकिन वो स्कूलों की तरफ से चलाए जाते थे, पब्लिशर आप लाते थे। जब आपने ये क्लियर कर दिया सर्कुलर में कि अब सिर्फ सिलेबस ये होगा और ये जेके बोस का होगा, या अगर एनसीईआरटी का आपका स्कूल उसके साथ एफिलिएशन है तो उसका होगा, तो ये बात साफ हो गई। अब किसी पब्लिशर की अलग दुकान चला के आप किताबें नहीं बेच सकते। वर्दी का ये है कि आप ओपन मार्केट में रखिए। जब आप क्षेत्र में ये बहुत अहम फैसला है, क्योंकि हम ये देखते हैं कि आजकल माता पिता माँ बाप बहुत परेशान होते हैं स्कूलों की मनमर्जियों के हवाले से, तो कहीं ना कहीं ये एक तरह से राहत की खबर है पेरेंट्स के लिए। हमारे साथ जम्मू से हमारे संवाददाता समीर भी जुड़ चुके हैं फोन लाइन पर, उनका रुख कर लेते हैं। निजी स्कूलों को दिशा निर्देश दे दिए गए हैं कि वो अपनी मनमर्जी नहीं चला सकते। समीर, जम्मू संभाग की अगर बात करें तो वहां पर इस खबर को किस तरह से देखा जा रहा है, कैसे लिया जा रहा है? समीर, आपको आवाज मिल रही मेरी? समीर, अगर सुन पा रहे होंगे तो इस सवाल का जवाब दीजिएगा। जैसे कि हम बात कर रहे हैं कि जम्मू कश्मीर प्रशासन ने बहुत बड़ा फैसला लिया है, वो ये कि जम्मू कश्मीर के जो स्टूडेंट्स हैं, बच्चे हैं, उनको परेशान ना किया जाए, उनके वालिदैन को परेशान ना किया जाए, क्योंकि माजी में हमने देखा था कि बहुत ऐसी खबरें मिली थी और न्यूज़ 18 JKLH ने, शब्बीर मीर ने खुद एक रिपोर्ट दिखाई थी जिसमें ये देखा गया था कि अभिभावक जो हैं, वालिदैन पेरेंट्स जो हैं, वो बहुत परेशान हैं स्कूलों की मनमर्जियों को लेकर कि यहाँ से किताबें खरीदनी है और यहाँ से यूनिफॉर्म लेना है, उनके पब्लिशर्स भी अलग हैं, किताबें ये बदली जा रही हैं। तो अब ये मुकर्रर कर दिया गया है कि बोर्ड के हिसाब से ही किताबें अब खरीदनी होंगी और मजबूर ना किया जाए। ये कड़े अल्फाज में निर्देश जम्मू कश्मीर प्रशासन की तरफ से दे दिए गए। समीर जुड़ चुके हैं, समीर का रुख कर लेते हैं। जम्मू संभाग में इस दिशा निर्देश को कैसे देखा जा रहा है समीर? देखिए सना, मैं आपको बता दूं, ये जो मसला है पूरे जम्मू कश्मीर में बहुत बड़ा मसला बना हुआ है और ये आज की बात नहीं बल्कि हमने देखा कई सालों से ये लगातार इस पे बहुत ज्यादा जो पेरेंट्स और खासकर स्टूडेंट्स और उनके पेरेंट्स बहुत ज्यादा तशवीश में थे। क्योंकि होता क्या है कि एक नेक्सस डेवलप किया गया, जिस तरह से शब्बीर ने भी कहा, एक नेक्सस बनाया गया था स्कूल जो मैनेजमेंट है और शॉपकीपर्स के बीच में, और उस नेक्सस का फायदा वो उठा रहे थे। लेकिन उससे क्या हो रहा था कि जो पेरेंट्स हैं या उनके जो खासकर जो गरीब लोग हैं वो बहुत परेशान होते थे। जो वालिदैन थे उनको मोटी मोटी रकम देकर किताबें, यूनिफॉर्म्स और बाकी चीजें खरीदनी पड़ती थी उनको मनमानी ढंग से, और उसमें पूरी मनमानी होती है। और इस साल भी यही हालात रहे। हमने जम्मू में देखा, जम्मू सिटी में इस पर बहुत सारे प्रोटेस्ट भी हुए, लोग जो है सड़कों पर भी आए और जगह जगह पे प्रोटेस्ट भी इस पे हुए। यहाँ पे जो पेरेंट्स एसोसिएशन है उनके जो लोग हैं उन्होंने यहाँ पे बहुत ज्यादा जगहों पे प्रोटेस्ट किया, हमने उसको कवर भी किया। इसी तरह से जम्मू संभाग के दूसरे एरियाज में भी, चाहे पुंछ, राजौरी, उधमपुर, रियासी, कठुआ, सांबा, हर जगह पे इस पे तशवीश की लहर थी। पहले से लोग कंसर्न में थे, लेकिन अब जो फैसला किया गया है, जो डायरेक्टर ने सर्कुलर निकाला है, उसके मुताबिक जो कड़े निर्देश दिए गए हैं, न सिर्फ गवर्नमेंट स्कूल के लोगों मैनेजमेंट को बल्कि प्राइवेट स्कूलों को भी कहा गया है कि वो मनमानी ढंग से न तो फीस हाई कर सकते हैं, ना वो इसी पर्टिकुलर शॉप पे लोगों को, जो पेरेंट्स हैं या उनके बच्चों को, वहां पे यूनिफॉर्म और किताबें। बिल्कुल, तो कहीं ना कहीं ये कहा जा सकता है जो पेरेंट्स की तरफ से प्रोटेस्ट किया गया, प्रदर्शन किया गया, वो मेहनत रंग लाई और न्यूज़ 18 JKLH ने जो स्टोरी, जो तफसीली रिपोर्ट दिखाई थी, उसका इम्पैक्ट भी इसे माना जा सकता है। ऐसे में ये बहुत बड़ा फैसला है। शब्बीर, समीर हमारे साथ जुड़े रहिएगा। शब्बीर, क्या अभिभावकों से, पेरेंट्स से इस दिशा निर्देश के बाद, हुक्मनामे के बाद आपकी बात हुई है? कोई रिएक्शन, प्रतिक्रिया, रद्देमल उनकी तरफ से आया हो सकता है आपसे कुछ देर बाद आप उनसे बातचीत करें और ये बाइट्स हम दिखाएंगे भी, लेकिन इब्तदाई तौर पे क्या बातचीत हुई इस दिशा निर्देश के पर? वो क्या कह रहे हैं, पेरेंट्स क्या कह रहे हैं? बहुत खुश है। अक्सर लोग बहुत खुश इस बात को लेकर कि ये जो नेक्सस चल रहा है
काफ़ी सालों से चल रहा है। अभी बस इंतज़ार लोगों को ये है कि इस पे अमल कैसे हो, क्योंकि आप सर्कुलर निकाल के फिर उस पे अमल नहीं करते हैं तो इसका कोई फ़ायदा होता नहीं है। जो कमिटीज़, मॉनिटरिंग कमिटीज़ बिठाई गई हैं, अगर वो असरदार तरीके से अमल करती हैं तो ये बहुत बड़ी राहत होगी इन लोगों के लिए। और ख़ास तौर पे आपको बताना चाहूँगा, इसमें जो स्कूल बैग्स के ताल्लुक से ख़ास चीज़ ये है कि ये एक पॉलिसी है, बाकायदा बनाई गई थी पॉलिसी, लेकिन अमल इस पे नहीं हो रहा है। कुछ स्कूलों ने थोड़ा सा अमल करना शुरू कर दिया। हम नाजरीन के लिए बताना चाहेंगे कि दूसरी जमात, पहली जमात तक यानी नर्सरी, एलकेजी और यूकेजी के लिए कोई किताब नहीं होगी, ये साफ कर दिया गया है। कोई उनके लिए कोई बोझ नहीं। और जो होमवर्क स्कूल वाले देते हैं, अक्सर आपने देखा होगा कि बहुत ज़्यादा होमवर्क होता है, बच्चे स्कूल में आके भी परेशान होते हैं कि वो क्या करें, खेलने का मौका नहीं मिलता। तो दूसरी जमात तक के तलबा के लिए कोई होमवर्क नहीं होना चाहिए, ये पॉलिसी में क्लियर, सर्कुलर में क्लियर किया जा चुका है। और पहली और दूसरी जमात के लिए जो बैग का वजन है वो 1.5 किलो, और तीसरी से चौथी के लिए 3 किलो, छठी से 7वीं तक के लिए 4 किलो, ये इसी तरह का, मतलब मैक्सिमम जो 10वीं जमात तक का वजन होना चाहिए स्कूल बैग का वो 5.5 किलो होना चाहिए। ये अब स्कूलों में भी एक दो स्कूलों में यहाँ देखा पॉजिटिव बात मैंने। नौजवानों पर मुल्क का मुस्तकबिल मुनहसर होता है, और ऐसे में अगर उनकी रीढ़ की हड्डी पर पहले से इतना बोझ जो है, भार जो है रख दिया जाए, तो जाहिर सी बात उनको कई और इश्यूज होने लगते थे, हम देखते हुए आए हैं। और बाज दफा ये देखने को होता है कि छोटे छोटे बच्चे होते हैं, बैग इतने भारी होते हैं कि उनके पेरेंट्स को लेना पड़ता है बैग, और वो जब उन्हें बस में छोड़ने जाते हैं तो खुद रख कर आते हैं सीट पर। तो ऐसी तमाम चीजों से छुटकारा कहीं ना कहीं पेरेंट्स और बच्चों को मिलेगा इस सर्कुलर के बाद। बहुत शुक्रिया समीर और शब्बीर हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस खबर पर बातचीत करने के लिए। अपना हिमाचल में छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे, हिमाचल प्रदेश की तमाम खबरों को तफसील के साथ जानेंगे। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका इस्तकबाल करते हैं। इस वक्त बड़ी खबर शिमला से आ रही है, जिसका रुख कर लेते हैं। विली पार्क सर्किट हाउस में भाजपा की बैठक जारी है। नेता प्रतिपक्ष सहित 14 भाजपा पदाधिकारी बैठक में मौजूद हैं। संभावित प्रत्याशियों के नामों पर चर्चा हो रही है। नगर निगम चुनाव को लेकर बैठकों का दौर जारी है, जहां एक तरफ निर्वाचन चुनाव आयोग की तरफ से बैठकों का दौर जारी रहा, तमाम राजनीतिक दलों के साथ बैठक हुई। अब मुख्य राजनीतिक दलों की बैठकों का दौर भी जारी है। कांग्रेस की अगर बात करें तो वो अपनी रणनीति बना रहे हैं, वहीं भाजपा की अगर बात करें तो विली पार्क सर्किट हाउस में इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं कि भाजपा की बैठक जारी है। संभावित प्रत्याशियों के नामों पर चर्चा हो रही है। शिमला नगर निगम के चुनाव का मतदान आपको बता दें कि 2 मई को होना है। ऐसे में तमाम राजनीतिक दलों पर ये अभी प्रेशर है, दबाव है कि वो जल्द से जल्द प्रत्याशियों की सूची फाइनल करें और उसे जारी करें। इसीलिए इस वक्त विली पार्क सर्किट हाउस में भाजपा की बैठक जारी है। संभावित प्रत्याशियों के नामों पर चर्चा हो रही है। राजेंद्र हमारे साथ, हमारे संवाददाता शिमला से इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ रहे हैं। राजेंद्र, कितनी देर हुई है बैठक के शुरू हुए, और 14 भाजपा के पदाधिकारी बताया जा रहा है कि बैठक में मौजूद है। क्या ये माना जाए कि मंडे तक, सोमवार तक प्रत्याशियों की सूची, नामों की सूची, संभावित प्रत्याशियों के नामों की सूची जारी हो जाएगी? सना, काफ़ी माथापच्ची भाजपा को करनी पड़ेगी संभावित प्रत्याशियों की सूची जारी करने के लिए, क्योंकि बहुत से प्रत्याशी दोनों ही राजनीतिक दलों भाजपा और कांग्रेस से चुनाव लड़ने की इच्छा पहले ही जता चुके हैं और वार्डों में पहले ही घूम रहे हैं। इसके अलावा पूर्व जो काउंसलर रहे हैं वो भी दावेदारी जता रहे हैं। ऐसे में काफ़ी माथापच्ची दोनों राजनीतिक दलों को करनी पड़ेगी। भाजपा की लगातार बैठकें जारी हैं, पिछले कल भी बैठक हुई, उससे पहले भी लगातार बैठकें जारी है। हमने देखा जब विधानसभा सत्र जारी था तो नेता प्रतिपक्ष के कक्ष में शिमला के जो तमाम नेता भाजपा के थे, बड़े नेता, उनको बुलाकर बैठकों का सिलसिला जारी था। और आज भी ये बैठक सर्किट हाउस में जारी है। नेता प्रतिपक्ष उसमें मौजूद हैं और जो प्रभारी बनाए गए हैं शिमला नगर निगम चुनावों के सुखराम चौधरी, वो भी मौजूद हैं। इसके अलावा प्रत्याशी, अलग अलग प्रत्याशी जो उम्मीदवार हैं, हालांकि उनको नहीं बुलाया गया है, लेकिन जो लोग विधानसभा चुनावों में प्रत्याशी थे, चाहे संजय सूद की बात हो या फिर सुरेश भारद्वाज की बात हो या रवि मेहता, ये तमाम लोग इस बैठक में मौजूद हैं और लगातार माथापच्ची भाजपा की जारी है। अब उम्मीद लगाई जा रही है कि चुनावों के नॉमिनेशन, क्योंकि 3 दिन ही नॉमिनेशन के लिए दिए
गए हैं, तो पहले दिन ये उम्मीद लगाई जा रही है उससे 2 दिन पहले 3 दिन पहले जो प्रत्याशियों की लिस्ट है वो जारी की जा सकती है। हालांकि इंटरनली ज़रूर कुछ प्रत्याशियों को आज बोल दिया जा सकता है कि आप चुनावों की तैयारी करें जो क्लियर हैं। इसके अलावा दोनों राजनीतिक दल लगातार या कांग्रेस को बहुत दुश्वारियां सामने आ रही हैं कैंडिडेट को फाइनल करने में। एप्लीकेंट्स की अगर बात करें तो कितने एप्लीकेंट्स अभी तक भाजपा के पास पहुंचे हैं एप्लीकेशंस? सना हर बार हर एप्लीकेशंस भाजपा की तरफ से नहीं लिए जा रहे हैं। हाँ। लेकिन हर वार्ड में 2 से 3 प्रत्याशी हम कह सकते हैं जो चुनाव लड़ने की इच्छा जता रहे हैं वो मौजूद हैं। इसके अलावा अलग अलग नेताओं से मुलाकात कर रहे हैं क्योंकि नगर निगम शिमला का ये जो क्षेत्र है ये 3 विधानसभा क्षेत्रों में मोटे तौर पर आता है, शिमला शहरी, शिमला ग्रामीण और कुसुम्पटी। तो ऐसे में तीनों में जो प्रत्याशी हैं चुनाव लड़ने की इच्छा जो लोग जो है रखते हैं वो अपने अपने क्षेत्रों से जो विधानसभा चुनावों में प्रत्याशी रहे हैं उनसे मुलाकात कर रहे हैं। इसके अलावा संगठन से भी अप्रोच कर रहे हैं, प्रभारी सुखराम चौधरी को बनाया गया है उनसे अप्रोच कर रहे हैं। तो अपनी अपनी दावेदारी ज़रूर जता रहे हैं, लेकिन फाइनल नाम वही होंगे जो कि बैठकों के बाद माथापच्ची के बाद जारी करेंगे। और जैसा कि हम जानते हैं राजेंद्र की 34 वार्ड हैं और 34 प्रत्याशियों की सूची भाजपा को भी और कांग्रेस को भी जारी करनी है। ऐसे में कुछ ऐसे फिक्स नाम हैं, जिताए उम्मीदवारों पर बहुत फोकस होता है सभी पार्टियों का, और हम ये जानते हैं कि शिमला नगर निगम चुनाव पर भाजपा काबिज है। ऐसे में क्या जो जिताऊ उम्मीदवार हैं उन्हें ही भाजपा ज्यादा इस बार मौका देने के मोड में है या फिर कुछ और प्रत्याशी बदले जा सकते हैं? क्या कुछ कह रही हैं सूत्रों के मुताबिक, क्या कुछ खबर मिल पा रही है? सना बड़ी संख्या में प्रत्याशियों को बदला जा सकता है क्योंकि एक तो रोस्टर जो जारी हुआ है उससे जो सिटिंग प्रत्याशी थे, सिटिंग पार्षद थे, उनके टिकट ऑटोमेटिकली कट रहे हैं। बहुत से सीटें ऐसी हैं, बहुत से वार्ड ऐसे हैं जहां पर पहले से रिजर्व थे अब वो ओपन कर दिए गए हैं, महिला रिजर्व थे अब वो ओपन कर दिए गए हैं। रिवर्स हम कह सकते हैं कि पूरा जो रोस्टर है वो हुआ है। तो ऐसे में जो ऑटोमेटिकली सिटिंग प्रत्याशी थे उनके टिकट तो कटे ही हैं और जो नए उम्मीदवारों को जरूर इसमें चांस मिलेगा। इसीलिए जो कंपटीशन है वो काफी टफ होता हुआ दिखाई दे रहा है। लेकिन माथापच्ची का ये दौर जो है वो जारी है। अब देखना ये होगा कि माथापच्ची का प्रत्याशियों की सूची या नाम फाइनल करने में ये दौर कब तक जारी रहता है। राजेंद्र, शुक्रिया इस खबर पर ज्यादा जानकारी देने के लिए। जुड़े रहिएगा, आगे भी एक खबर है जिस पर आपसे अपडेट हम लेंगे। फिलहाल बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। आगे बढ़ लेते हैं। शिमला नगर निगम से ही जुड़ी हुई खबर है कि चुनाव के प्रचार अभी तक शुरू भी नहीं हुए हैं, लेकिन नेताओं में जबानी जंग शुरू हो गई है। प्रदेश सरकार और विपक्षी भाजपा के बीच वार पलटवार का सिलसिला शुरू हो गया है। इसकी शुरुआत दिग्गजों ने की है। नेता प्रतिपक्ष के वार पर उप मुख्यमंत्री ने पलटवार किया है। बता दें कि नगर निगम अधिनियम में संशोधन को लेकर नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने सवाल उठाए। उस पर उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने पलटवार किया। डिप्टी सीएम ने कहा कि हार के डर से भाजपा बौखला गई है। इसी हार के डर के चलते भाजपा ने अपनी सरकार के समय चुनाव नहीं करवाए। भाजपा को लगा कि नगर निगम में चुनाव की हार का विधानसभा चुनाव में असर पड़ेगा, इसी के चलते बिना किसी कारण के चुनाव नहीं करवाए गए। हम जानते हैं कि 1 साल तक नगर निगम का चुनाव नहीं हुआ और नतीजा ये हुआ कि नगर निगम शिमला के चुनाव 1 साल तक के लिए टल गए। वहीं दूसरी ओर नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने कहा कि इन चुनावों से कांग्रेस सरकार बुरी तरह से डरी हुई है। सरकार को समझ नहीं आ रहा है कि क्या करें क्या ना करें, इसलिए उल्टा सीधा किया जा रहा है। तो आप ये बताएं कि जब आप पावर में थे, नगर निगम 5 साल पूरे करके आपने चुनाव क्यों नहीं कराए? कोई भी आपके पास बहाना नहीं है। जब किसी भी असेंबली का, सदन का, नगर निगम का समय पूरा होता है उससे पहले चुनाव कराना लाजमी है। ये एक एक्सेप्शन हो गई कि शिमला जैसी जो कैपिटल है उसके नगर निगम का चुनाव ना हो और चुनाव जो है टाल दिया गया। उसको इनको ये था कि अगर नगर निगम का चुनाव किया कांग्रेस जीत जाएगी और उसका असर जो है विधानसभा पे पड़ जाएगा। लेकिन विधानसभा तो फिर भी हमने जीत ली और हमारी सरकार बन गई। अब जब चुनाव हो रहे हैं तो अब ये कह रहे हैं कि उसके वार्ड क्यों आपने कम किए? अरे भाई, पहले से 34 वार्ड चल रहे थे, आपने जो है उसको अब मनमर्जी से 41 कर दिया। आपने जिसको कहते हैं ना कि पेंट को काट के पजामे निकर बना दी। सरकार इस चुनाव से इतनी डरी हुई है कि उनको मालूम नहीं पड़ रहा है कि भी वो क्या कर रहे हैं। उल्टा सीधा बहुत सारी चीज़ें कर रहे हैं, मामले कोर्ट में भी हैं
और इसलिए हास्य का विषय बना है। लेकिन फिलहाल मैं उसमें कुछ नहीं कहना चाहता हूं। चुनाव में हम भी जाएंगे, दम के साथ जाएंगे, मुकाबला करेंगे। आगे बढ़ेंगे। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने हिमाचल में बढ़ते कोरोना की स्थिति को लेकर वर्चुअली बैठक की। बैठक में हिमाचल के स्वास्थ्य मंत्री और स्वास्थ्य विभाग के आला अधिकारी शामिल रहे। वहीं इस वर्चुअली बैठक में कई राज्यों में बढ़ रहे कोविड को लेकर भी चर्चा हुई। आपको बता दें कि हिमाचल में कोरोना के एक्टिव मामलों की संख्या 1739 तक पहुंच चुकी है। इसके अलावा आज मंडी की रहने वाली 19 वर्षीय युवती की कोरोना से मौत हो गई है। इस खबर पर ज्यादा जानकारी लेंगे। राजेंद्र हमारे साथ जुड़े हुए हमारे संवाददाता। आज वर्चुअली बैठक हुई कोरोना को लेकर, क्या कुछ दिशा निर्देश हिमाचल प्रदेश को लेकर दिए गए, बताइएगा। सना, आज भी 108 पॉजिटिव हिमाचल प्रदेश में कोरोना के आए हैं। हालांकि रिकवरी रेट भी काफ़ी बेहतर है, लेकिन हिमाचल प्रदेश में कोरोना संक्रमण तेजी से अपने पांव फैला रहा है। ऐसे में चिंताजनक स्थिति ज़रूर हुई है। जो एडमिट पेशेंट की संख्या भी लगातार बढ़ रही है कोरोना पॉजिटिव की। बहुत तेज़ी से इसमें बढ़ोतरी हो रही है, हालांकि संख्या भी बहुत कम है। इसको लेकर आज केंद्रीय मंत्री के साथ बैठक हुई, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री के साथ वर्चुअल माध्यम से बैठक हुई। हिमाचल प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री इसमें मौजूद थे। इसके अलावा डायरेक्टर NHM इस बैठक में मौजूद थे, डायरेक्टर हेल्थ इस बैठक में मौजूद थे और तमाम जो आला अधिकारी स्वास्थ्य विभाग के हैं वो बैठक में मौजूद रहे हैं। काफ़ी गंभीर इस बैठक को माना जा रहा है और प्रदेश सरकार की तरफ से जो स्थिति इस बैठक में रखी गई है उसके अनुसार हिमाचल प्रदेश में इस सप्ताह की अगर हम बात करें तो 0.6% जो है तो पॉजिटिव रेट आ रहा है। और ये दावा किया गया है प्रदेश सरकार की तरफ से कि प्रतिदिन हम 5000 के करीब कोविड टेस्ट कर रहे हैं, जिसके कारण जो संख्या पॉजिटिव पेशेंट्स की है वो लगातार बढ़ रही है। लेकिन कुल मिलाकर और एक और जो बड़ी आश्चर्यजनक बात इस बैठक में कही गई है कि हिमाचल प्रदेश में कोविड वैक्सीनेशन की डोज खत्म है, एक भी डोज मौजूद नहीं है और केंद्र से जल्द डोज मुहैया कराने का आग्रह स्वास्थ्य मंत्री की तरफ से किया गया। और एक और बात स्वास्थ्य मंत्री की तरफ से कही गई कि कोविड बिहेवियर की लगातार निगरानी की जा रही है, लगातार टेस्ट किए जा रहे हैं, रैंडम सैंपलिंग भी अगर इसी दिशा में इसी गति से कोरोना संक्रमण हिमाचल प्रदेश में बढ़ता है तो रैंडम सैंपलिंग भी की जा सकती है। लेकिन फिलहाल टूरिस्ट प्लेस होने के नाते कई तरह की जिम्मेदारियां भी बनती हैं और कई तरह के एहतियात बरतने की भी जरूरत होती है। बहुत शुक्रिया राजेंद्र हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस खबर पर जानकारी देने के लिए। आगे बढ़ेंगे। कांगड़ा के पालमपुर में आदर्श चुनाव आचार संहिता लगाई गई और यह आचार संहिता वार्ड नंबर 2 में उपचुनाव के मद्देनजर लगाई गई है। बता दें कि पालमपुर में 2 मई को उपचुनाव होंगे और 4 मई को परिणाम घोषित किए जाएंगे। इसके अलावा न्यायिक प्रक्रिया में कांग्रेस प्रत्याशी राधा सूद को क्लीन चिट मिल गई है। यही वजह है कि यहां दोबारा उपचुनाव हो रहा है। बिलासपुर में केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने कीरतपुर निरचौक निर्माणाधीन 4 लेन का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि कीरतपुर से निरचौक तक 4 लेन का कार्य युद्ध स्तर पर चल रहा है। इस भव्य 4 लेन का उद्घाटन केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी 15 मई तक करेंगे। साथ ही उन्होंने कहा कि 15 मई तक ये पूरा 4 लेन बनकर तैयार हो जाएगा। मोदी सरकार ने जिस तरह से आधारभूत ढांचे को सुदृढ़ किया है, हिमाचल प्रदेश जैसे पहाड़ी राज्य में भानुपल्ली से लेके बिलासपुर तक का रेलवे लाइन 1000 करोड़ रुपए का बजट इसके लिए मिला है, जो आज तक का रिकॉर्ड है। हम मोदी जी का आभार प्रकट करते हैं। कुल मिला के 2,40,000 करोड़ रुपया रेलवे का बजट रखा है, जो 2014 के मुकाबले 9 गुना ज्यादा है। यही नहीं, हमारे कीरतपुर से नेरचौक का 4 लेन हाईवे रिकॉर्ड समय में, जो बीच में रुक गया था, उसको रिकॉर्ड समय में बनाया जा रहा है। टनल्स का काम लगभग पूरा हो गया है। हमारा प्रयास है कि 15 मई 2023 को उसका उद्घाटन माननीय नितिन गडकरी जी से करवाएं और हिमाचल प्रदेश को उसको समर्पित करें। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने पद्मश्री से सम्मानित मंडी निवासी किसान नेकराम शर्मा से मुलाकात की। इस मुलाकात को लेकर बीजेपी अध्यक्ष ने अपने ट्विटर पर ट्वीट करते हुए लिखा कि पद्मश्री नेकराम शर्मा से अपने आवास पर भेंट कर बधाई दी। जैविक खेती में पारंपरिक फसल प्रणाली को पुनर्जीवित करने के लिए आपके सम्मानित होने पर देवभूमि हिमाचल गौरवान्वित है। जगत प्रकाश नड्डा हिमाचल प्रदेश से आते हैं।
धर्मशाला लिटरेचर फेस्टिवल का दूसरा संस्करण आज से शुरू हो रहा है। इस बारे में कुछ अलग और खास भी इस बार होने वाला है। 2 दिवसीय लिटरेचर फेस्टिवल डिग्री कॉलेज ऑडिटोरियम में होगा। इस दौरान साहित्य कला क्षेत्र के दिग्गजों के साथ नवोदित और प्रतिभाशाली लेखक, कलाकार, कवि भी शामिल होंगे। साथ ही इसमें थिएटर, प्ले और कवि सम्मेलन का आयोजन भी होगा। हिमाचल पथ परिवहन निगम से सेवानिवृत्त हुए कर्मचारी पिछले लंबे समय से अपने हक के लिए आवाज बुलंद कर रहे हैं, लेकिन मांगे पूरी ना होने पर रिटायर्ड कर्मियों का रोष भी बढ़ता जा रहा है, जिसको लेकर ऊना में हिमाचल पथ परिवहन निगम रिटायर्ड कर्मचारी कल्याण संगठन की अहम बैठक हुई। बैठक की अध्यक्षता संगठन के जिला अध्यक्ष किशोरी लाल ने की। एचआरटीसी से सेवानिवृत्त हुए इन बुजुर्गों ने उन्हें हर महीने समय से पेंशन न मिलने पर नाराजगी जाहिर की और एचआरटीसी अधिकारियों पर उनकी पेंशन का पैसा दूसरे कार्यों में खर्च करने का आरोप लगाया। हमारी समस्याएं आज जो है ये आज से नहीं, बहुत लगातार पीछे से चल रही है। सबसे बड़ी समस्या पेंशन समय पर नहीं मिलती। पिछले महीने हमारे को 20-22 के लगभग पेंशन मिली है, 23 तारीख को मिली है, जबकि मालूम हुआ था कि सरकार ने पैसे एचआरटीसी के अकाउंट में डाल दिए और 4 तारीख को, पिछले महीने की 4 तारीख को कर्मचारियों को वेतन मिल गया। फिलहाल इसी के साथ अपना हिमाचल में इतना ही। प्रदेश की तमाम खबरों को देखने के लिए बने रहिए हमारे साथ। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।